अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैडमी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मैदान अमल में कूद पड़ी। और ये बात उस वक्त हो रही है जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से फैज़ाबाद धरने केस की फाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू ना सिर्फ खुली है बल्कि वहां पर बड़े खतरनाक किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं। और ये बात सामने आ रही है कि जनाब ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किस्म का धरना था और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जिसका मकसद एक खास सियासी ग्रोह को फायदा पहुंचाना और एक हुक्मरान सियासी ग्रोह को नुकसान पहुंचाना था। और अब इस सिनेरियो के अंदर अगर एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का शोरा दोबारा बुलंद हो रहा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मरतबा फिर हमें इस्लामाबाद की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है। और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फिर उसी मुकाम पर पहुंच जाती है जहां से उसका आगाज हुआ था, यानी फैजाबाद चौक, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब यह है कि किसी नए सियासी खेल की शुरुआत होने जा रही है। और अगर ऐसा है तो इस मरतबा ये जो सियासी खेल है ये किसके खिलाफ होगा? बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म की सिचुएशन। और तहरीक लब्बैक की तरफ से अचानक किए जाने वाला ऐलान भी बहुत ही ज्यादा मानी खेज है। इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, जरा तफसील के साथ बात करूंगा और इस पूरे के पूरे सियासी खेल के कुछ छुपे हुए एस्पेक्ट्स आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले दो बड़ी जबरदस्त किस्म की, बड़ी चौंधी चौंधी सी और बड़ी जिसे कह सकते हैं ना चस्के वाली खबरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चंद रोज पहले GTV एक आपको पता निजी चैनल है और ये जो चैनल है ये बहुत ही ज्यादा मकबूल चैनल भी है, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं। और वहां की एक एंकर पर्सन है जिनका नाम भी जी से शुरू होता है और उनके प्रोग्राम का नाम भी जी से गरीदा के नाम है, जी फॉर गरीदा। उनके जो टॉक शो है उसका उन्वान है। गरीदा फरूकी साहिबा का एक इंटरव्यू हुआ है थोड़े दिन पहले वजीर आजम हाउस में और गरीदा फरूकी साहिबा ने अपने जो टॉक शो है या अपने चैनल के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का इंटरव्यू किया है। और वो इंटरव्यू का एक क्लिप बहुत ही हद तक देखने से ताल्लुक रखता है क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब ने जिस तरीके से गरीदा फरूकी को तल के रख दिया है ये भी यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। गरीदा फरूकी साहब ने अपने अंदाज में कोशिश की कि वो अनवारुल हक काकड़ साहब की आर्म ट्विस्टिंग कर दें, उनकी बाजू मरोड़ें या उनको डिफेंसिव मोड पर लेके जाएं ताकि वहां से वो उनको अपनी मर्जी के मुताबिक, और ये जर्नलिस्टिक तरीका कार है, इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि गरीदा फरूकी ने गलत किया है। हर जर्नलिस्ट अपने अंदाज से अपनी मर्जी के सवालात के जवाब हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो गेम करता है, कुछ ना कुछ माहौल ऐसा बनाता है। गरीदा फरूकी साहब ने भी ऐसे किया और उन्होंने अनवारुल हक काकड़ साहब से सवाल पूछते पूछते एक तबसरा भी कर दिया और ये कह दिया कि जनाब आपके बारे में ये एक तासुर आम है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी हैं या इस्टेब्लिशमेंट के एक फेस के तौर पर जाने जाते हैं, जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब भी बड़े काइयां आदमी हैं, वो भी बड़े वो लोग हाथ छुट होते हैं, वो जुबान छुट हैं, वो भी जो बात आ जाती है उनके मुंह में वो उसको रोकने के जो है वो शायद कुदरत नहीं रखते। और उन्होंने भी मौके के ऊपर ही गरीदा फरूकी के ऊपर ऐसी चोट कर दी उस टॉक शो के दौरान कि जिस पर गरीदा फरूकी का चेहरा देखने से ताल्लुक रखता था। उसने कहा कि जनाब जहां आप मुझ पर इल्जाम आयद कर रही हैं इस तरह के इल्जामात बहुत ही ज्यादा आप पर भी आयद होते हैं और लोग ये बात भी करते हैं कि आप भी वहीं से हदायत लेती हैं, आप भी उसी जुल्फ जो है वो उसके असीर हैं जिसके बारे में आप मुझ पर जो है वो राय देने की कोशिश करती हैं। आपके बारे में भी यही बात पाई जाती है कि आप वहां से पूछे बगैर कोई सवाल नहीं करते, वहां से पूछे बगैर आप किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करती। तो गरीदा फरूकी साहबा के तो जनाब ये सवाल का जवाब सुन के उनके तो तोते उड़ गए, उनके तो कहां सारे के सारे चिट्टे हो गए। वो अब आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर उहदे पर बैठा हुआ बंदा इस तरह की बात कर दे कि जनाब आप भी वहीं से यानी एस्टेब्लिशमेंट से लाइन लेकर शो करती हैं, तो फिर मेरा मतलब है कि बंदे की इज्जत रह नहीं पाए, कोई रह नहीं जाता मामला। और मेरा ख्याल है ऐसी ही एक सिचुएशन हमें इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में भी देखने को मिली, जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने भी वैसे ही एक रिपोर्टर को रोल के रख दिया जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब ने रोला। इसका मतलब यह है कि रिपोर्टर्स के ऊपर जरा थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ गया और खासतौर पर वो तमाम रिपोर्टर्स जो एक किसी जर्नल के बनाए हुए रिपोर्टर नेटवर्क का हिस्सा थे। किसी मैं बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं
किसी जनरल के बनाए हुए रिपोर्टर्स नेटवर्क का हिस्सा थे, और वो तमाम रिपोर्टर्स जो उस जनरल के बनाए हुए नेटवर्क में थे वो हर एक चीज के बारे में अपने रिपोर्टिंग जर्नल को तमाम जुजियात से आगाह किया करते थे। इसका मतलब ये है कि ये जो शाख की फहरिस्त है, ये जो आशिकों की लाइन है जनाब, ये बड़ी लंबी लाइन है, जनरल साहब के आशिकों की लाइन, और इसके अंदर बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये जो मुलाकात हुई थी तो 2 दिन पहले ये इलेक्शंस की डेट के लिए ईवान सदर में, तो उसके लिए गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब और आरिफ अलवी साहब से मुलाकात करके आए। वहां पर उस वक्त चूंकि दबाव बहुत ज्यादा था जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर, तो उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ कोई राब्ता नहीं किया, ऑल दो कि जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद भी थे और वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ राब्ते भी करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर होता यह है कि कुछ जर्नलिस्टों के साथ बाद में उनका राब्ता हो जाता है और एक कुछ थोड़ी सी गैर रस्मी जो गुफ्तगू है वो शुरू हो जाती है। तो उस गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर के बारे में इंकशाफ करते हैं कि वो उनकी बातें उस जनरल साहब तक पहुंचाते थे। उन जनरल साहब, और बड़ा कौन से जनरल साहब हैं, वो हैं जनाब जनरल फैज हमीद साहब, जो एक दौर के अंदर DGI रहे थे और आज भी वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा ही वो जिंदा भी हैं और उनके तज़किरे के बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं होता। अब ये उनके क्रेडिट में है, ये डिसक्रेडिट है, ये मैं नहीं जानता। अलबत्ता सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इस बात का इंकशाफ करके उस रिपोर्टर्स नेटवर्क के बारे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर ब्रेक कर दी है, जिसके बारे में मालूम तो सबको था कि ये जो है जनरल साहब के बनाए गए रिपोर्टर्स नेटवर्क का हिस्सा था, लेकिन सिंगल आउट करके बता देना ये या तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब का कमाल हो सकता है या जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब का ही तुर्रा इम्तियाज हो सकता है। जर्नलिस्टों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने बहुत सारी गुफ्तगू की, बहुत सारे अमूर के ऊपर गुफ्तगू की, इवन इमरान खान के ऊपर भी गुफ्तगू की, और उनका यह मानना था कि वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आइडलाइज करते रहे हैं, उनके एडमायरर रह चुके हैं, और वो एक मकबूल जमात के सरबरा भी हैं, लेकिन उन्हें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था जो वो नहीं कर सके। उनको अगर तहम्मुल का मुजाहरा करते तो आज भी वो उसी पोजीशन पर मौजूद होते। इसी हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के हवाले से उनका यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया था कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही साथ होने चाहिए, और हर कोई कहता है कि इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन दूसरी जानिब इन इंतखाबात में जो मुदाखलत है वो भी की जाती है। अलबत्ता जो इम्पोर्टेंट पहलू था वो गिला था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ से सामने आया, और वो जो मुलाकात करने के लिए गए हुए थे रिपोर्टर्स, उनमें मौजूद एक रिपोर्टर के लिए आया, और वो रिपोर्टर जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं वही जनरल साहब के नेटवर्क का हिस्सा था। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इस मुलाकात में नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब मैं जब नया आया तो वो जो रिपोर्टर साहब थे उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया, मुझ साथ बैठे, और उन्होंने मुझे कहा कि जनाब तुसी मेरे बड़े भरा हो, मैं ताड़ा छोटा वीर। ते एक जो है ना, उन्होंने एक गुफ्तगू के अमल का आगाज कर दिया, और उन्होंने कहा मैं भी नया आया था, मुझे इतना ज्यादा इल्म नहीं था चीजों का, तो मैंने भी उसके साथ गुफ्तगू कर दी, और कुछ गुफ्तगू थी ऑफ द रिकॉर्ड, और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी जिसके अंदर वो भी हार्ट शेयर कर रहा था, मैं भी हार्ट शेयर कर रहा था। वो उसके बाद हमने बैठे हैं, हमने चाय पी है, अच्छे माहौल में गपशप की है, रिपोर्टर चला गया है, और उसके मुलाकात के तकरीबन 5-10 मिनट के बाद मुझे कॉल आती है, और वो कॉल कौन करता है, वो करते हैं जनाब उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब। फैज हमीद साहब जो है वो इलेक्शन कमिश्नर साहब को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि जनाब तुसी यार केड़े केड़े लोगों नाल बैठ के केड़ी केड़ी गल्लां करदे हो। कहते हैरान हो गया वो ना, कहते मैं एकदम हैरान हो गया कि ये जो है जनरल फैज हमीद साहब ये कौन सी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब आप ये जो आपने ये वाली बातें की है, और वो तमाम बातें मिनो इन उन्होंने बता दी जो उन्होंने उस रिपोर्टर के साथ की थी। और उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो जो है रूटीन के अंदर वो बंदा मिलने आया, मैंने उसके साथ बात कर दी। तो आगे से फैज हमीद साहब ये कहते हैं कि जनाब ज़रा गुफ्तगू के दौरान एहतियात रखा करें, कोई भी जो गुफ्तगू है, ये जैसे आपने इस रिपोर्टर के साथ गुफ्तगू की, इसने बाहर निकलते साथ ही ये हमारे ऑफिस आया और आकर इसने ये सारी गुफ्तगू यहाँ पर रिपोर्ट कर दी। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक बंदा नहीं था,
یہ اور بھی لوگ تھے جو اس رپورٹر نیٹ ورک کا حصہ تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، کئی اس وقت پاکستان میں ہیں، کئی پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، اور وہ جو آئیڈیاز بھی تھے وہ بھی وہاں سے لیتے تھے، لائن بھی وہاں سے لیتے تھے، ملاقاتیں بھی ان کے کہنے پہ کرتے تھے، ان کے کہنے پہ ویلاگز کرتے تھے، ان کے کہنے پہ ٹاک شوز کرتے تھے، اور بعد میں ان کو رپورٹ بھی کرتے تھے، میل ملاقاتیں بھی ان کے چکر میں کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا معاملات، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، یہ جو خبریں ادھر ادھر کرنا ہے یہ معاملہ کسی بھی طور درست نہیں ہے۔ اس وقت تو خیر بندے کا نام نہیں پتا چلا، لیکن پھر پتا چلا کہ جناب اس طرح کے واقعات جو ہے وہ 2 مرتبہ پیش آئے تھے، اور 2 لوگوں کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے شاید جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ہونے والی گفتگو سے جنرل فیض حمید کو آگاہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک صاحب کا نام بتایا جا رہا ہے، یہ میں مبینہ نام بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ بات موجود تھی کہ نہیں۔ ایک ہے فہیم اختر صاحب، یہ 92 چینل کے رپورٹر رہ چکے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہے عامر متین صاحب، جو اس وقت 92 چینل کے اوپر ایک ٹاک شو کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے ملاقات بھی کی تھی اور اس کے بعد جا کر رپورٹ بھی دی تھی فوج کو۔ اب یہ ایک امپورٹنٹ تھی پیش ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ جو رپورٹرز نیٹ ورک تھا جنرل فیض حمید کا، یہ ان کے دور میں بھی بہت زیادہ کامیاب رہا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب والے جنرل صاحب نے ایسا کوئی نیٹ ورک بنایا، مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ جنرل صاحب نے ایسا کوئی نیٹ ورک بنایا ہوگا۔ اینی ویز معاملہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا، اور اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ماضی میں بہت سارے ایسے معاملات میں ہمیں سڑکوں پر نظر آئی ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور مختلف حوالوں سے یہ لوگ نبی کی حرمت کے لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے یہ میدان عمل میں آئے، اور اس کے لیے انہوں نے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک پولیٹیکل اینٹی بھی ہیں، ایک ریلیجس تنظیم کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت کے پیراداروں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ایک سیاسی تنظیم بھی ہے، اور سیاسی تنظیم ہونے کے ناطے یہ کسی بھی سیاسی کھیل کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ رپورٹرز نیٹ ورک بن سکتا ہے تو پولیٹیکل نیٹ ورک کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلایا جا سکتا؟ چلایا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈڈ ٹی وی پر انٹرویو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ جو فیض آباد دھرنا تھا، اس کا جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو جنرل فیض حمید صاحب اس وقت ڈی جی سی تھے، اور انہوں نے بطور خاص گواہوں کے اوپر اپنا نام لکھوایا تھا۔ ان کا جناب یہ میرے بغیر یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک ان کا نام اس معاہدے پر نہیں آیا تھا جنرل صاحب کو، اس وقت تک یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے جیو کے اوپر بیٹھ کر یہ والی بات کیا، خواجہ آصف صاحب نے، جس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض آباد دھرنا کیس کے یہ جو ہے عمل درآمد کے حوالے سے۔ خیر پہلے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے دھرنے بھی دیے ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے لانگ مارچز بھی کیے ہیں، کئی مرتبہ عمران خان صاحب کے دور میں ان کے اوپر شیلنگ بھی ہوئی، فائرنگ بھی ہوئی، شہادتیں بھی ہوئی، زخمی بھی ہوئے، جماعت کے اوپر پابندی کی بھی بات ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد یہ جو ہے وہ پیچھے ہٹے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کی طرف سے یعنی تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا عمل سامنے نہیں آیا جہاں سے انہوں نے ریاست کو، اسٹیٹ کو، یا وہ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو بھی تک خفیہ ہے، اس سے پہلو تہی کی ہو یا اسے ڈیویٹ کیا ہو۔ اب تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اعلان آیا ہے جناب، اور تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر باضابطہ طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ 5 نومبر کو ڈی چوک تک جائیں گے، اور انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے تمام ورکرز اور سپورٹرز اور وہ تمام لوگ جو ان کے نظریے کی پیروی کرتے ہیں ان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ 5 نومبر کو پہنچیں فیض آباد، اور وہ فیض آباد سے ایک مارچ کرتے ہوئے جائیں گے ڈی چوک، اور یہ جو مارچ ہے یہ ہے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا، اور یہ جو وہاں پہ نہیں چلا تھا طوفان الاقصی، یہ جو شروع ہوا تھا، یہ جو حماس کی طرف سے اٹیک کیے گئے تھے اسرائیل پر، یہ بالکل ویسے انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھی طوفان الاقصی وہ مہم چلی تھی، یہ ہم طوفان اقصی مارچ کریں گے فیض آباد سے لے کر ڈی چوک تک۔ اب یہ ایک بڑی کرٹیکل سی سچویشن ہے، کرٹیکل کی سچویشن اس وجہ سے کہ
जमात इस्लामी हो या कोई और जमात हो, वो कंट्रोल उसको किया जा सकता है, या उनके जो कारकुनान हैं वो इस हद तक मुनज़्ज़म होते हैं कि वो अपनी लीडरशिप को फॉलो करते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि इनके साथ बैड बैगेज है थोड़ा सा, और उसकी मौजूदगी के अंदर इन लोगों का वहां पर पहुंच जाना, या अगर ये डी चौक जाते हैं वहां पर जाकर धरना दे दें तो एक नई मुसीबत डेवलप हो जाएगी। अलबत्ता ये इनकी तरफ से ये जो है वो यकीन दहानी कराई गई है कि वो तमाम जो SOPs हैं उसके ऊपर पाबंदी करेंगे और इस मार्च के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दी जाएगी। लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये मार्च जो है ये पुरअमन रहे, और तहरीक लब्बैक जो है वो उनका हक बनता है, और यकीनी तौर पर बेगुनाह फ़लस्तीनियों का जो लहू बह रहा है इस वक्त गज़ा में, उसने हर दिल को रंजीदा किया हुआ है, और लिहाजा इस मार्च के अंदर कोई मुज़ाहिरा नहीं है अगर ये अपनी हदूद के अंदर रहते हुए करें और इससे डिविएट ना करें, तोड़ फोड़ करने की कोशिश न करें। और क्योंकि जब बड़े तादाद के अंदर लोग मौजूद होते हैं तो हल्की सी चिंगारी भी बहुत बड़े नुकसान का पेश खेमा बन सकती है। लिहाजा ये एहतियात ज़रूरी है इनके लिए भी और कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए भी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।